Why are people so depressed today? जो खुशी उसको कंटेंट फील ना कराए, या दैट्स इनफ, उसे हम कहते हैं विपरिणाम दुखा। मतलब फील होते वक्त तो वो सुख हो रहा है, पर जैसे ही वो जाएंगी उसके जाने के कारण से दुख हो रहा है। 2-3 बातें बहुत डिफिकल्ट है, सुख से खाना, सुख से बैठना और सुख से सोना। बंते जी, जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, क्या है ऐसे कुछ तरीके जो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ मेडिटेटिंग, जैसा मैंने सुना है, तो ऐसे कुछ तरीके जो एक आम इंसान शायद कर सकता है? 2 मेडिटेशन जो बहुत अच्छे हैं, एक तो आनापान, वैसे सभी मेडिटेशन अच्छे हैं, और दूसरा है लविंग काइंड, जिसे हम कहते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होते हैं, जैसे घर मिल जाए, गाड़ी हो जाए, बच्चों का जल्दी हो जाए। प्रॉब्लम ये है, फिर वो कर्जा लेके करेंगे। वो एक आजकल एक बड़ी रील बड़ी फेमस हो रही है कि पैसे से सब कुछ आ जाता है, फिर उसके बाद रेखा जी की फोटो आ रही है, सलमान जी की फोटो आ रही है। एक होता है ना पूजनीय पद, जब पूजनीय पद लोगों द्वारा मिलता है उसको, तो वो उसका गरिमा रखता है। जो खुद दिखाना चाहता है कि मेरे पास ये, वो कभी नहीं समझ सकता। और जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें जो पावर हंग्री के लिए कुछ भी कर सकता है, इसमें तो आई थिंक मुझे आप लगता है बहुत सारे लीडर्स डाल सकते हो। मिस्टर मोदी, डोनाल्ड ट्रम्प, पुतिन को मैं इनसे कम मानूंगा, इन दोनों से। अच्छा, हाँ। जिनपिंग ऑफ कोर्स को भी इनसे कम मानूंगा। तो मोदी जी और ट्रम्प में आपको लगता है बहुत सिमिलैरिटीज हैं? एक बहुत बोल रहा है छिपाने के लिए, एक चुप है छिपाने के लिए। लास्ट टाइम जब ये हमारे चैनल पे आए थे, तो इनके पॉडकास्ट ने काफ़ी धमाल तो किया ही था। वन ऑफ द फ्यू मोस्ट वॉच्ड पॉडकास्ट है हमारे चैनल पे। तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे रिक्वेस्ट्स आई कि इनको दोबारा बुलाओ, इनसे ये एक सवाल पूछो, इनसे लाइफ लेसन्स के बारे में पूछो, और लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स लिखी। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इनके साथ एक एपिसोड दोबारा किया जाए, जिसमें हम वो प्रॉब्लम्स ले सकें जो लोगों को एक्चुअली अफेक्ट कर रही हैं। और बहुत ही बड़ा मुद्दा है आज का कि लोग खुश कैसे रहें। सवाल बहुत सरल लगता है, बट जब उस पर बहुत डीप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें इस खुशी में भी कितनी लेयर्स हैं, और क्यों लोग जूझ रहे हैं इतनी प्रॉब्लम से, डिप्रेशन से, और फिर भी लोग भागते तो पैसे के पीछे ही क्यों हैं। तो आइए मिलते हैं आपके शायद फेवरेट बुद्धिस्ट मंक से, जिन्होंने कहा था कि लास्ट टाइम हम इनको भंते बुला के बोलें। तो वेलकम बैक भंते जी एंड टू आवर पॉडकास्ट। और आज आई थिंक मैं सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे ऑन हैप्पीनेस एंड व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, बिकॉज हर कोई अपनी तरीके से उसको डिकोड करता है, विच इज़ फाइन, हर एक का अपना चीज़ होता है। बट वाई आर पीपल सो डिप्रेस्ड टुडे? क्या है ऐसी प्रॉब्लम लाइफ में सबको कि मे बी डिप्रेस्ड इज़ अ वेरी नेगेटिव और एक्सट्रीम वर्ड, बट वाई आर पीपल अनहैप्पी? इफ वी सी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी से देखा जाए तो हम हैप्पीनेस को भी, मतलब एज अ फिजिकल लेवल पे, अगर आप हार्मोनल लेवल पे देखें, न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पर देखें, तो हम देखते हैं कि जहाँ पे हम मानते हैं कि हम खुश हो रहे हैं, पर वो जब खुश हो रहे हैं तो उस खुशी के स्तर पे भी डिफरेंसेस होते हैं। कुछ आनंद में, कुछ खुशियों में सेरोटोनिन रिलीज होता है, कुछ आनंद, कुछ खुशियों में डोपामाइन, कुछ ऑक्सीटोसिन, और हर हार्मोन की, हर न्यूरोट्रांसमीटर की अपने कुछ बेनिफिट्स भी और कुछ डिसबेनिफिट्स भी, मेरिट्स भी और डिमेरिट्स भी, कुछ फ़ायदे भी और कुछ लाभ भी है। तो हम देखते हैं कि भले ऑब्जेक्टिवली हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी घटित हो रही है, भिन्न भिन्न बातें घटित हो रही है भौतिक स्तर पे, पर हम अंदर के स्तर पे भी उसे डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहे हैं, और वो हार्मोनल लेवल पे भी। तो हम देख सकते हैं कि मतलब एक हैप्पीनेस भी आइदर बायोलॉजिकली हो, फिजियोलॉजिकली हो, या मटेरियलिस्टिकली हो, डिफरेंस होते हैं, वो अफेक्ट हमें डिफरेंट तरीके से करता है। तो जब आप कहते हैं कि रियल हैप्पीनेस क्या है, तो हमें देखना पड़ता है कि उस हैप्पीनेस के डिमेरिट्स, डिसबेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। जब तक हम वो ना देखें तब तक हम हैप्पीनेस को डिकोड नहीं कर सकते, है ना। उसे मेजर भी करना पड़ता है हैप्पीनेस को, और उस मेजर कैसे करेंगे कि वो उसका डिसबेनिफिट, परिणाम कैसा होने वाला है। अभी देखिए, किसी को गेम खेल के भी आनंद मिल रहा है,
है ना, किसी को फ्लर्टिंग करके भी आनंद मिल रहा है, किसी को दोस्तों के साथ हंसी मजाक करके भी, कोई अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करके खुश हो रहा है, और वो दूसरे लोग उसका सेंस ऑफ ह्यूमर देख के खुश है। तो खुशी तो कई तरह की है, पर जो खुशी उसको कंटेंट फील ना कराए, या दैट्स इनफ। ये जब तक फीलिंग नहीं आएंगी, फिर वो खुशी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चरम सीमा की भी क्यों ना हो, वो खुशी जाने के बाद उसको दुख होगा उस खुशी के कारण। Got it. उसे हम कहते हैं विपरिणाम दुखा, मतलब फील होते वक्त तो वो सुख हो रहा है, पर जैसे ही वो जाएंगी उसके जाने के कारण से दुख हो रहा। तो सुख ऐसा होना चाहिए कि जब जीवन में आ रहा है और उसके जाने के बाद उसी चीज के कारण दुख उत्पन्न ना हो। ऐसा जो चीज होंगी, ऐसी जो भावनाएं होंगी, ऐसी जो फीलिंग होंगी, ऐसा जो प्रेजेंस होगा किसी इंसान का, है ना, वो सही मायने में सुख है। बट एक आम इंसान के या आदमी के लेवल पे क्या हमें ये समझ आता है, डू वी एवर फील कंटेंट? हो सकता है ये चीज? बिल्कुल कंटेंट होता है, अच्छा। अगर वो अवेयर होके, कॉन्शियस होके या अटेंटिव होके उसकी मात्रा को जानता है तो। ओके। अगर इंसान बिना मात्रा जाने भोजन करता है तो वो भोजन उसके लिए अपचन का कारण हो जाता है ना। अगर भोजन जान के कर रहा है तो वो उसके क्या होगा, हेल्थ में काम होगा। जान के किया हुआ भोजन अपने आप डाइट बन जाता है, और जो जान के नहीं किया है भोजन, वो क्या बन जाता है, जहर बन जाता है बॉडी के लिए। उसी तरह से जान के जब व्यक्ति उसकी मात्रा जान के जब व्यक्ति कुछ भी एक्सेप्ट करता है तो वो हमेशा उसके वेलनेस के लिए होगा, मेंटल हेल्थ के लिए होगा। पर जहाँ पे वो जानेगा नहीं, अगर आप कह रहे कि मैं बिना जान के कोई भी काम करना चाहता हूँ, तो हो नहीं सकता। आप भी अपने बच्चे को अगर बड़ा करना चाहते हैं तो आप हर चीज़ जानना चाहते हैं, उसी प्रकार जानने का एक भाव होना चाहिए इंसान में। तो ये इंसान कैसे करे, ये अवेयरनेस जो आप कह रहे हो ये कैसे आएगी? अवेयरनेस विदाउट नॉलेज डिफिकल्ट है। आप बिना नॉलेज के, अभी नॉलेज किस तरह की क्या चाहिए, तो यहीं पे फिर भगवान की भाषा में कहते हैं अत्त दीपा भव, अत्त शरणं, खुद के शरण खुद बनो। तो जब हम नॉलेज बोल रहे हैं तो हम सेल्फ नॉलेज की बात करते हैं। आपको खुद के प्रति ज्ञान है क्या, कि मुझे मेरा पेट कितने चपातियों से भर जाता है ना, मैंने किस समय पे आहार खाना चाहिए, है ना, मैं किस बातों से जल्दी उदास हो जाता हूँ, कौन से बातें में जल्दी हर्ट कर देते हैं, कौन सी बातें मुझे पसंद है, कौन सी बातें मुझे नहीं पसंद, और मेरी किस तरह का व्यवहार अनुचित व्यवहार है। जब इस प्रकार का ज्ञान होना शुरू हो जाता है तब उसमें अपने आप खुद को लेकर अवेयरनेस हो जाती है। पर ताज्जुब की बात यह है कि व्यक्ति अपनी सास के बारे में समझ लेगा कि वो किस तरह के, किस बात पर गुस्सा होती है और वो कैसी है, अपना पति समझ लेंगे कि कैसा है, अपना बच्चा समझ लेगा कैसा है, लेकिन खुद के बारे में जानने का प्रयास नहीं करता। पर क्या ये जैसे अभी मैंने आपसे पूछा ये अवेयरनेस कैसे आए, तो इसके क्या कोई तरीका हो सकता है कि एक इंसान ये नॉलेज, जैसे आपने कहा सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में नॉलेज करने के कुछ तरीके हो सकते हैं जो ये हम अपने डेली लाइफ में इससे कुछ सीख सकें, या हम उसको किसी तरीके से वी बिकम, जैसे कहते हैं ना कि कॉन्शियस माइंड के ये हमारे लिए सही है या ये मेरे को अच्छा लगता है या नहीं लगता। कुछ तो तरीका होगा ये अवेयरनेस अपने आप की जागृत करने के लिए या अपने आप के बारे में जानने के लिए। देखिए, साइकोलॉजी में एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है सेल्फ लव। पर बड़ी ताज्जुब की बात है कि अभी की पीढ़ी ने सेल्फ लव का अर्थ बहुत ही गलत तरीके से निकाल लिया है। सेल्फ लव इक्वल्स टू आज के समय में हो चुका है, जो मुझे पसंद नहीं वो छोड़ दो, चाहे वो रिश्ता हो, व्यक्ति हो या कोई भी हो, अगर आपको हर्ट हो रहा है तो छोड़ दो। सेल्फ लव का यही परिभाषा, यही डेफिनेशन हो गई है। पर ऐसा नहीं है। सेल्फ लव की डेफिनेशन इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हर्ट हो रहा है, आपका मेंटल पीस नष्ट हो रहा है तो निकल जाओ उस रिश्ते से, टॉक्सिक है तो निकल जाओ उस चीज़ से, हार्मफुल है तो निकल जाओ उस चीज़ से। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। इससे आप सिर्फ तोड़ना सीखेंगे, इससे आपसे अपना ईगो, आपका जो सेल्फ लव वो ईगोस्टिक सेल्फ लव बन जाएगा, है ना। आप नार्सिसिस्ट होते जाएंगे, आप सिर्फ खुद को फोकस करते जाएंगे, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते जाएंगे, अगर आप सेल्फ लव प्रॉपरली नहीं समझ रहे। सेल्फ लव वो व्यक्ति बहुत अच्छी प्रकार से कर सकता है जो चाहता है दो तरीके से, जो दो तरीके की इंटेंशन रखता है अपने बिहेवियर में। सबसे पहले, मेरे शब्दों से या मेरी एक्शन से किसी दूसरे इंसान को हर्ट नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, उसका जो सराउंडिंग है या उसका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसके प्रति वो अवेयर होना शुरू हो जाएगा, उसके प्रति वो नॉलेज अपने आप गेन करना शुरू करेगा। दूसरा, मेरे मन में किसी के प्रति भी या किसी भी वस्तु के प्रति क्या हेटनेस, ग्रीडीनेस
या डिल्यूजनल थॉट्स ना आए। जब ये दो, फिर इससे क्या होगा, उसका इनर मेंटल हेल्थ क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आउटर हेल्थ, इनर हेल्थ अपने आप बैलेंस होने के कारण से उसमें अपने आप अवेयरनेस आ जाएंगी, अपने आप आ जाता है नॉलेज, अपने आप वो आ जाता है। क्योंकि जहाँ पे अवेयरनेस है वहाँ पे नॉलेज गेन होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे अवेयरनेस है वहाँ पे नॉलेज गेन नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे जो मैंने बात बोली है कि जब व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है कि मेरे मन में ग्रीड, मेरे मन में हेट और मेरे मन में डिल्यूजन नहीं आना चाहिए, इससे जो है ना उसकी सेल्फ लव की डेफिनेशन खुद के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पे उसकी ईगोस्टिक नहीं होते, यहाँ पे वो छोड़ने की बात नहीं करता कि यहाँ पे जाता है ग्रीड उत्पन्न होगा तो ग्रीड के कारण से मैं डिसीजन लूंगा किसी को छोड़ने का या किसी को रखने का। हेटनेस उत्पन्न होगा तो हेटनेस के कारण से मुझे किसी को छोड़ने का या किसी को रखने का होगा। तो इसके कारण से जो नेगेटिव टेंडेंसी डेवलप होनी डेवलप नहीं होंगी, क्योंकि वो जान रहा है ये डिसीजन मैं नहीं ले रहा हूँ, ये डिसीजन मेरे अंदर का हेट, मेरे अंदर का ग्रीड ले रहा है। तो जब वो इस बात की सावधान रख रहा है कि मेरे अंदर में ग्रीड उत्पन्न नहीं होना चाहिए, तो उसके बाहर कौन सा टॉक्सिक पर्सन है, कैसा पर्सन है, उससे ज्यादा मतलब नहीं होता है। क्योंकि वो जानता है एट द एंड उसके कारण से मेरे मन में क्या इमोशंस होते हैं वो उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसको कंट्रोल करना सीख जाता है वो। पर आज के टाइम में जैसे आपने कहा कि सेल्फ लव आजकल हम लोग टॉक्सिक है तो छोड़, बेसिकली अपनी कन्वीनियंस हो गई सेल्फ लव थोड़ी, आप जैसे कह रहे हो। बट इज दैट रॉन्ग? क्या वो गलत है कि 100% रॉन्ग? पर अगर कुछ टॉक्सिक है तो उसको क्यों ना छोड़ा जाए? कोई टॉक्सिक अगर होगा, अगर वो टॉक्सिक है, सबसे पहली बात तो कोई भी इंसान टॉक्सिक नहीं होना चाहता है एक्सेप्ट नार्सिसिस्ट छोड़ के, है ठीक ना। है। कोई भी इंसान टॉक्सिक नहीं होना चाहता। जब अगर आपको सिर्फ एक बात देखना होता है कि आपसे प्रेम करता है क्या, और जब वो शांत हो जाता है तब आपके साथ कैसा बिहेव करता है। टॉक्सिक वो गुस्सा होने पर आता है, जब उसका नर्वस सिस्टम ट्रिगर होता है, और ऐसे लोग ट्रॉमा बाउंड होते हैं, अनहील्ड होते हैं। तो अगर आप उस रिश्ते से प्रेम करते हो और वो भी आपसे प्रेम करता है, तो वो भी जानता है कि मैं गलती कर रहा हूं, उसे भी हर्ट हो रहा है और उसे सुधारा जा सकता है। बस आप पेशेंस आप में नहीं है, इसलिए आप उस चीज से निकल जाते हैं। आज जो हमने रेड फ्लैग ये सारी बातें निकाल दिए, ये बातों के कारण हम अपने एफर्ट्स छुपा रहे हैं, हम एफर्ट्स डालना चाहते हैं, हम डायरेक्ट टैग देना चाहते हैं ये टॉक्सिक है, हम डायरेक्ट टैग देना चाहते हैं हम ये नार्सिसिस्ट है, ये रेड फ्लैग है। और इसके कारण से हम जो एक कम्युनिकेटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए थी, ये पेशेंस डेवलप होनी चाहिए थी, एक अटेंटिवनेस डेवलप होनी चाहिए थी कि कौन सी बातें ट्रिगर कर रही है, वो नहीं हो रही है। कि इसलिए शायद हम नौकरियां भी बहुत जल्दी छोड़ देते हैं बिना सोचे समझे, बॉस ने इतना कहा ये हो गया। सो इट इज द सेम, क्योंकि हमारा माइंड उतना स्ट्रांग हो ही नहीं पा रहा है, रेजिलिएंट हो ही नहीं पा रहा है कि हम उस चीज को फेस कर सके। तो आजकल बहुत आम तौर पे लोग कह देते हैं आई एम डिप्रेस्ड, क्या मतलब मुझे लगता है कि वो समझ नहीं पाते डिप्रेस हो भी रहे हैं। पर डिप्रेशन इज वेरी डीप। हर कोई डिप्रेस नहीं है, कोई मूड स्विंग हो सकता है, बट क्या होता है कि वो इतना अपने आप को उस चीज आज में के समय में दिन निकालना आसान हो गया, रात निकालना कठिन है है ना। और इसलिए डिप्रेशन आसानी से आ जा सकता है। पहले के समय में क्या होता था कि परिवार हुआ करता था, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले का समय बहुत अच्छा था, श्योर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, पर पहले के समय होता था परिवार होता था, दिन भर काम करता था इंसान, रात में परिवार के साथ खाएगा और फिर सो जाएगा। अभी वैसा नहीं है, दिन में काम करेगा, रात में फिर पब जाएगा, क्लब जाएगा, नाइट आउट्स करेगा, तो ही इज नॉट गेटिंग दैट ऑक्सीटोसिन हार्मोनल हैप्पीनेस। परिवार में टाइम स्पेंड करके, परिवार में टहल के, मम्मी के साथ टहल के, पिता के साथ टहल के, कुछ बात करके, चिट चाट करके कहाँ हो रही है। आज भी थोड़ा 17-18 साल का हो रहा है, 14-15 साल का हो रहा है, तो रात में तुरंत, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि पब जाना, क्लब जाना पूर्ण रूप से गलत है, वो ज़रूरी है, पर डेली बेसिस पे हो जा रहा है। और एक बार उधर जाने की आदत हो गई तो आज चलो कहीं बाहर चलते, कल कहीं बाहर चलते, ये इसके कारण से रात में जो एक सुख की नींद चाहिए, और सुख की नींद बहुत ज़रूरी है। बुद्ध कहते हैं धम्म धरे सुखं सेति अस्मि लोके। धार्मिक व्यक्ति की सबसे अच्छी बात होती है कि सुख की नींद सो पाता है, पर आज का यूथ रात को सोना ही नहीं चाहता है, तो डिप्रेशन आसानी से आ जा रहा है उसको। क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर नींद नहीं हो रही है तो ऑफकोर्स आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाएगा, आप इनटॉलरेंट होते जाओगे। नींद बहुत जरूरी है। आप देखना, एक माता भी तो बोलती है ना, हाँ बच्चे की नींद नहीं हुई क्या, इसे चिड़चिड़ कर रहा है, इसे रो रहा है। मैंने खुद अपने इसमें ये एक्सपीरियंस किया है कि जब मेरी प्रॉपर नींद, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे भी जब वर्क होते हैं तो मैं प्रॉपर रात में सो नहीं, मतलब काम में होता हूँ तो सो नहीं पाता हूँ, तब मैंने नोटिस किया, क्योंकि वो सेल्फ अवेयरनेस, तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा हूँ, मैं तुरंत गुस्सा हो जा रहा हूँ, मैं चिल्लाने का मन कर दे रहा है, तो मैं नोटिस कर रहा हूँ। तो नींद बहुत ही, इवन तो आई एम अ माइंडफुल पर्सन, मेरा माइंडफुलनेस बहुत अच्छा है, पर ये हो जाता है। अभी बीच में तो ये हो गया था कि मैं अभी जब बाहर गए थे, हम घूमने के लिए गए थे, बिकॉज मुझे मैनेज करना था कई सारी बातें, मैं एक ही दिन में अपनी एक ही चीज 3-4 बार भूला। आई वॉज सो शॉक्ड
तो ये होता है कि प्रॉपर नींद ना आने से क्या, क्योंकि अगर बायोलॉजी देखो, माइंड भी कब तक सपोर्ट करेंगे अगर बायोलॉजी सपोर्ट नहीं करे। तो बुद्धिज्म के हिसाब से माइंड और मैटर इंटरकनेक्टेड है, 7 वेज में कनेक्टेड है। कभी बॉडी का कारण माइंड अफेक्ट होता है, माइंड का कारण बॉडी अफेक्ट होता है। तो माइंड कितना भी स्ट्रॉन्ग करो, अगर आपको बॉडी को प्रॉपर नरिश नहीं कर पा रहे तो आप कॉन्शियस उतना अटेंटिव उतना सेल्फ लव आप नहीं समझ पाओगे। तो आप कह रहे हो कि अगर लोग ढंग से सोना शुरू कर दें, अपनी जो लोग कहते हैं 7-8 आवर गुड साउंड स्लीप लेना शुरू कर दे, तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम आधी खत्म हो सकती है। बिल्कुल। वी डोंट नीड डॉक्टर। 40 to 60% मैं इस रेशियो को रखूंगा नींद पर। सुख से सोना बहुत डिफिकल्ट है, सुख से सोना बहुत डिफिकल्ट है। 2-3 बातें बहुत डिफिकल्ट है, सुख से खाना, सुख से बैठना और सुख से सोना। ये तीनों बातें बहुत डिफिकल्ट पर ये है। बहुत सरल हैं, क्यों इतनी डिफिकल्ट है? नहीं, बहुत डिफिकल्ट है ये तीनों बातें। वो इंसान कभी सुख से नहीं खा नहीं सकता जिसको मात्रा का ज्ञान नहीं अपनी भोजन का, जो हमेशा शुभ ही शुभ देखता है, सुंदर सुंदर चीज़ों को देखने में रुचि रखता है, वो कभी सुख से खा नहीं सकता। ठीक है, वो इंसान कभी सुख से सो नहीं सकता, जो किसी से भी जल्दी गुस्सा हो जाता है, जो अपने मन में लोभ ज़्यादा रखता है। और वो इंसान कभी सुख से बैठ नहीं सकता, जो इंसान किसी और के लाभ को देखता है, सिर्फ किसी और के बेनिफिट्स को देखता है सिर्फ। कैसे सुख से बैठेगा? क्योंकि वो देख रहा है अरे वो आगे बढ़ रहा है, मैं पीछे रह जा रहा हूँ, तो सुख से बैठ नहीं पाएंगे। तो फिर 80% लोग तो फिर डिप्रेस होंगे ही होंगे। आज हो भी रहे हैं। आज अच्छे से अच्छे कमाने वाला इंसान है ना, क्या हाल है आज अच्छे से अच्छे कमाने वाले क्या है? सुसाइड्स अटेम्प्ट हो रहे हैं, एंजाइटी बढ़ते जा रही है, कितना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आज। तो इसका क्या क्योर है? मतलब लोग अक्सर कहते हैं कि मेडिटेशन आपको हेल्प कर सकता है, आपकी स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी कम करने में। तो क्या ये स्पिरिचुअल यूथ समझता है, और इसके पीछे साइंस क्या है? व्हाई इज इट दैट लोग हमेशा कहते हैं कि आप मेडिटेट करो? देखिए, वही यूथ समझ रहा है जो बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहा है, जो पब क्लब लाइफ में इंडल्ज है। इंडल्ज कह रहा हूँ मैं प्रॉपरली, फिर से इंडल्ज, अति कर रहा है मतलब। अति कर रहा है पब क्लब में, डेली बेसिस पे हो रहा है, वो इंसान मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाएगा। उसके लिए मेडिटेशन बेकार चीज़ है, वो मेडिटेशन करना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक वे है, ऑलरेडी वो हैबिट गिरा चुका है। जब भी टेंशन होगा जाके दारू शराब पी लेगा, या पब में चला जाएगा, क्लब में चला जाएगा, या दोस्तों के पास चला जाएगा। तो जो इस तरह के डेवलप्स कर चुका है वेज, वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा आसानी से, क्योंकि उसके पास जो टेम्पररी वे अपना रहा है, वो तो क्यों वो डिफ़िकल्ट वे के पास जाएगा। पर जो रियल मायने में अपने रिलेशंस को देख रहा है, अपनी फैमिली लाइफ को देख रहा है, अपने फ्यूचर को देख रहा है, अपने हैबिट्स को देख रहा है, चेंज हो रहा है, वही व्यक्ति मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस को समझ सकता है। पर देन क्या साइंस है ये? क्यों ये इतना डायरेक्ट कोरिलेशन होता है कि आप मेडिटेट करो एंड वो आपको टुवर्ड्स अवेयरनेस, टुवर्ड्स कामनेस लेके जाता है? क्या साइंस है ये मेडिटेशन की? देखिए, जब व्यक्ति मेडिटेट करना चाहता है तो व्यक्ति सबसे पहले शांत बैठना चाहता है, सुख से बैठना चाहता है। जब सुख से बैठना चाहता है तो व्यक्ति खुद की गलतियां देख सकता है, अपने आप देखता है, वो देख पाता है कि क्या हर्ट हो रहा है। शांत मस्तिष्क ही, शांत मन ही अच्छी तरीके से सोचने का, विदाउट ज़्यादा हर्ट किए। और व्यक्ति अच्छे से सोचना चाहता है, जो अच्छे से सोच पाया तो बहुत रिलीफ फील करता है। ट्रू। आप कमेंट नाइट्स विद कपिल हो या कुछ भी हो, ये शोज, ये रील्स वगैरह क्यों देख रहे हैं इतना? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अच्छा सोच पा रहे हैं, गलत नहीं सोच पा रहे, गलत नहीं सोच पा रहे, इसलिए आप वो सब देख रहे हैं। और शांत मस्तिष्क में आप अच्छा भी सोच पाते हैं। मतलब ये जो बाकी जो लाइफ है, सोशल मीडिया की लाइफ है, या फिर जो टीवी वगैरह जो ये है, जो इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ है, इस लाइफ में क्या होता है कि जो इंसान श्रोता होता है, वो श्रोता एक उसमें ये बात हो जाती है कि वो गलत बातें सोच नहीं पाता, उसमें उसका माइंड बिजी हो पाता है। लेकिन मेडिटेशन में 2 बातें हो जाती है कि गलत सोच भी नहीं पाता और अच्छा भी सोच पाता है। तो इस कारण मेडिटेशन प्लस पॉइंट में वर्क करता है। तो आप क्या, बिकॉज मतलब नॉर्मल जो लाइफ होती है, जहाँ पे हम इंडल्ज होते हो गए जाते, जहाँ पे हम मज़े को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो डिडक्शन वे में वर्क करती है। पर मेडिटेशन इंडक्शन वे में वर्क करती है, एडिशनल वेज में वर्क करती है। तो बंदे जी, जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, क्या है ऐसे कुछ तरीके जो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ मेडिटेटिंग, जैसा मैंने सुना है, तो ऐसे कुछ तरीके जो एक आम इंसान शायद कर सकता है? बिकॉज सबको लगता है कि मेडिटेशन बस एक कोने में बैठ के आंखें बंद करके ध्यान लगाना, आप शायद ओम चैंटिंग कर लो, बस इससे ज़्यादा लोग सोचते नहीं है, जो इसकी डीप स्टडी को नहीं जानते शायद। तो क्या तरीके हो सकते हैं?
देखिए नॉर्मली बुद्धिज़्म में तो कई तरह के मेडिटेशन हैं, पर सबसे बेस्ट मेडिटेशन जो नॉर्मली हर कोई कर सकते हैं वो दो मेडिटेशन जो बहुत अच्छे हैं। एक तो आनापान, ऐसे सभी मेडिटेशन अच्छे हैं। एक पर नॉर्मली किसी भी कंडीशन में किया जा सकता है और जो करना भी चाहिए सभी ने। एक है आनापान और दूसरा है लविंग काइंडनेस, जिसे हम कहते हैं मेत्ता मेत्ता। मेत्ता साधना, अच्छा। लविंग काइंडनेस। अब आनापान में क्या होता है? आनापान में जो होता है व्यक्ति अपने श्वास पे ध्यान देता है। अब यहाँ पे एक बात बहुत डिफरेंस करने वाली बात है कि प्राणायाम और आनापान दोनों में अंतर होता है। प्राणायाम जहाँ पे हिंदू फिलोसफी में, हिंदू स्पिरिचुअलिटी में देखा जाता है, वही बुद्ध स्पिरिचुअलिटी में आनापान को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। दोनों में ब्रीथिंग को देखा जाता है, पर प्राणायाम में ब्रीथिंग को कंट्रोल किया जाता है, आनापान में ब्रीथिंग को कंट्रोल नहीं किया जाता। क्या होता है कि जब ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं आप, तो आप फिर से आपकी वही टेंडेंसी आती है कंट्रोल करने वाले। बुद्धिज़्म में ब्रीथिंग को कंट्रोल नहीं, एक नेचुरल फ्लो देखना सिखाया जाता है। वो कैसी भी ब्रीथिंग हो, लंबी हो, छोटी हो, जैसी ब्रीथिंग हो, उसको देखना है। और क्या देखना है कि अवेयर रहना है, इतना रहना है कि अभी ब्रीथिंग फास्ट है। सिर्फ ब्रीथिंग देखनी नहीं है, उस ब्रीथिंग के प्रति इस प्रकार का अवेयरनेस भी कि ये ब्रीथिंग फास्ट है, ये ब्रीथिंग ठंडी है, ये ब्रीथिंग गर्म है, ये ब्रीथिंग छोटी है, इस प्रकार का अवेयरनेस भी होना चाहिए। तो क्या होता है, कभी कभार देखिए जब आप गुस्सा होते हैं तो आपकी ब्रेथ पैटर्न भी चेंज होती है। आप ग्रीड कर रहे होते तो आपकी ब्रेथ पैटर्न चेंज होती है, क्योंकि ब्रेथ इज कनेक्टेड टू हार्ट, हार्ट इज कनेक्टेड टू माइंड, है ना। तो कुछ भी थ्रेट आप फील करते हो और आप कैसे व्याकुल फील कर रहे होंगे, तो आपकी ब्रेथ भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। पर जब आप व्याकुल फील कर रहे होते तो आप ब्रेथ देखते 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 आपकी जैसे ब्रेथ जैसे नॉर्मल हो गई, वैसे आपकी व्याकुलता भी मतलब नॉर्मल हुई। ब्रेथ नॉर्मल हुई मतलब व्याकुलता नॉर्मल हुई। ब्रेथ नॉर्मल हुई मतलब स्ट्रेस नॉर्मल हुआ। ब्रेथ नॉर्मल हुआ मतलब कोई भी जो टेंशन है वो हट गया। इसलिए ब्रेथ को देखना है। अगर आपने ब्रेथ को कंट्रोल किया तो फिर से आप व्याकुल नहीं। तो इसमें आप कह रहे हो जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है आपको। नॉर्मल ब्रीथिंग, एंड अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप अपना फोकस यहाँ पे रख सकते हैं और ब्रीथ को आते जाते देख सकते हैं। ओके। फिर अभी इसमें भी 16 स्टेप्स होते हैं, 16 स्टेप्स का या 16 लेवल्स का ये, अच्छा। जो इंसान धीरे धीरे आगे आगे सीखते जाता है, ये एक हो जाता है। ओके। इसके अलावा होता है मेत्ता, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, जिसमें कि व्यक्ति इस प्रकार से भावना करता है। जैसे हम भावना, बहुत प्यारा शब्द है बुद्धिज़्म में, भावना मतलब कल्टिवेट, डेवलप, जिसमें वो इस प्रकार से विचार करता है या इस प्रकार से सोचता है कि मैं सुखी रहूं, मेरा भला हो, मेरा कल्याण हो, है ना, मैं निरोगी रहूं, मैं चिंता मुक्त रहूं, मैं वैर, मतलब जो जो अपने प्रति चाहता है वो सोचे ऐसा कि मैं वैर मुक्त रहूं, मैं चिंता रहित रहूं, मैं सुखी रहूं, मैं निरोगी रहूं। ये फिर उसी के बाद जो उसका प्रिय व्यक्ति है उसके प्रति सोचेगा कि मेरी बेटी भी उसी प्रकार, वही सारे शब्द, मेरी बेटी भी उसी प्रकार निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, चिंता रहित रहे। फिर मेरा पति वैसा, फिर घर के सभी एक लोग, फिर उसको और बढ़ा जाना लेवल, उसकी भी लेवल्स है। फिर इस दिशा के प्राणी, फिर उस दिशा के प्राणी, फिर उत्तर दिशा के प्राणी, दक्षिण दिशा के, उसके भी ऐसे लेवल्स बढ़ते जाते हैं। क्योंकि मैत्री साधना जो है, जो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन है, वो अप्पा मानव धर्म में माना जाता है। मतलब उसको आप बहुत बढ़ा सकते हैं, जितना वो बढ़ेगा उतना आपका जो हार्ट है और खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। हम क्या करते जा रहे हैं अभी के समय में, अपने हार्ट को, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी दबा के रख रहे दबा के रख रहे हैं, उसको सीमित रख रहे हैं। हालांकि साइकोलॉजी वल्नरेबिलिटी की बात कर रही है, पर ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली हम वल्नरेबिलिटी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या वल्नरेबिलिटी है। तो जब मैं सेकंड टाइप की जो आपने मेडिटेशन बताई मेत्ता, राइट, उसको करती हूँ तो बेसिकली मैं अपने आप और अपने पहले टू स्टार्ट विद क्लोज्ड वंस के भले के लिए या वेलबींग के लिए मैं वो इट्स लाइक अ प्रेयर हो गई। प्रेयर है इंटेंशन, वाई प्रेयर इंटेंशन, आप ऐसा सोचाते कि हो। और फिर जो आपको पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है, सबसे पहले तो आपने ऐसा सोचना चाहिए कि जो मुझे पसंद नहीं करते हैं उनका भी भला हो, है ना। और मेरे मन में जिनके कारण, मेरे मन में जिनके प्रति ऐसी भावना है, वो भी भावना निकल जाए, वो भी सुखी रहे, ऐसा सब करना है। अब ये इसके भगवान ने 11 लाभ बताए हैं इसके मेत्ता मेडिटेशन की। वो इंसान सुख से खा पाता है, सुख से सो पाता है, सुख से बैठ पाता है। ऐसे 11 लाभ बताए भगवान ने। वो कहीं भी अंधेरे रात में कहीं भी जा सकता है निर्भय होके। उसके अंदर डर समाप्त हो जाता है, जो फियर होता है ना, वो फियर समाप्त हो जाते हैं, वो इनसिक्योरिटी समाप्त हो जाते हैं इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस से। इसके अलावा
अगर आपको ये तो एक अपने आप को रिलैक्स करने का, रिलीफ करने का तरीका है, पर अपने आप को माइंडफुल बनाना या अपने आप को अपना सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए बुद्धिज़्म में का सतिपट्ठान करके सूत्र है, वो उसका स्टडीज़ करना चाहिए, उसके अनुसार प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसमें कि वो 4 तरीके सिखाते हैं। 4 में से कुछ जो आपकी पर्सनैलिटी पे अच्छा सूट करता है, उसमें से कोई कुछ एक लेके अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं उसके प्रैक्टिस से। उसमें एक है कायानुपश्यना, मतलब अपने बॉडी को देखते रहना, और उसमें फिर लेवल्स होते हैं, 6 लेवल्स होते हैं जाने के। वो सबसे पहले शुरू होता है एरापत से, मतलब पोस्चर से, वो अपने 4 पोस्चर्स को जानता है। फिर पोस्चर्स के बाद शुरू होता है संप्रजन्य, कि मैं ऐसा ही क्यों कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मतलब ऐसे लेवल बढ़ते जाते हैं, ये एक हो गया। दूसरा होता है वेदनानुपश्यना, मतलब उसमें अपने फीलिंग्स के प्रति अवेयर रहता है, नॉट इमोशंस, फीलिंग्स के प्रति अवेयर रहता हूँ कि मैं प्लेजर फील कर रहा हूँ, मैं अनसेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ, मैं सफ़र्ड फील कर रहा हूँ, ये अवेयर रहता है। फिर उसके बाद होता है अपना चित्तानुपश्यना, मतलब वो अपने माइंड के प्रति इस प्रकार अवेयर रहता है कि मेरा जो भी माइंड है डिस्ट्रैक्टेड है, मेरा माइंड अभी फोकस्ड है, मेरा माइंड अभी डिप्रेस्ड है, मेरा माइंड अभी ग्रीडी हो रहा है, मेरा माइंड अभी हैप्पीनेस में आ रहा है। फिर और एक होता है चौथा, वो होता है धम्मानुपश्यना, मतलब वो अपने थॉट के प्रति अवेयर है कि किस प्रकार के थॉट है। वो थॉट को नहीं देखता, थॉट को क्लस्टर में देखता है, जो कि क्लस्टर्स, कुछ पर्टिकुलर क्लस्टर्स बुद्धिज्म ने बताए हैं। तो ऐसे 4 तरीके से, 4 में से कोई भी एक अडाप्ट करके वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अपनी और डेवलप कर माइंडफुलनेस के सकता लिए है। आप कह रहे हो कि ये हेल्प यही करता सिर्फ है। माइंडफुलनेस होता है, साथ में सेल्फ अवेयरनेस भी से डेवलप हो जाती और है, बट इट्स नॉट अ मेडिटेशन, इट्स जस्ट अ माइंडफुलनेस। राइट, तो इन चारों में से हम कोई चारों भी कर सकते हैं अगर इट सूट्स अस, या हमें लगे कि हाँ, चारों भी कर सकते हैं। चारों भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से पढ़ना है तो माइंडफुलनेस इन प्लेन इंग्लिश बाय भंते गुणरत्न, बहुत अच्छी बुक है, वो पढ़ सकते हैं। अगर आप तो एकदम ट्रेडिशनल, पर वो बहुत अच्छी बुक है, एक बार कोई पढ़े तो वो अच्छा, उसको वो पसंद ही आ जाती है, उसकी फेवरेट बुक बन जाती है, द माइंडफुलनेस इन प्लेन इंग्लिश। इसके अलावा थीक नैथ हन की द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस भी अच्छी किताब है। तो क्या हिंदुइज्म में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता माइंडफुलनेस का, एज पर, मतलब आप तो बुद्धिज्म के हिसाब से बता रहे हो, बट हैव यू कंपेयर्ड? हिंदुइज्म में एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उनमें 2 ये हो गए थे। एक जो ऋषि सन्यासी है, समाधि वगैरह सिर्फ उन तक सीमित हो गई, और दूसरा जो नॉर्मल ले है उनके लिए सिर्फ कर्मकांड बना दिए गए कि आप ये कर्म यज्ञ करो, हवन करो, ये करो। तो नॉर्मल लोगों को वो उसका इम्पोर्टेंस ही पता नहीं लगा, और वो उसमें रुचि भी नहीं ले पाए। उनको लगा कर्मकांड करके सब ठीक हो जाएगा, तो उनको सेल्फ अवेयरनेस ये सब के बारे में उनको बताया नहीं कि ये इतना जरूरी है। बुद्धिज्म में ऐसा नहीं हुआ, बुद्धिज्म में सेल्फ अवेयरनेस से बुद्धिस्ट पास शुरू होता है। हर जगह पे सती संप्रजन्य की बात की जाती है। दूसरी बात ये हो गई कि बुद्धिज्म में आप देख सकते हैं कि आज विश्व में कई सारे धर्मों में नहीं, धर्मों में तो बहुत ज़्यादा ही सेल्फ माइंडफुलनेस, मतलब मुझे लगता ही नहीं, जो धर्म मूल रूप से स्पिरिचुअल रहे हैं, है ना, मूल रूप से स्पिरिचुअल रहे हैं, उन्हीं धर्मों में माइंडफुलनेस की बात हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इधर जैनिज्म और बुद्धिज्म, और उधर लाओत्सो, कैम्फुशियस, जो स्पिरिचुअलिटी के साथ ज़्यादा ओरिएंटेड रहे हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि वर्ल्ड में इतने सारे लोगों ने माइंडफुलनेस की बात की कि उसे डेवलप कैसे करें, इसकी बात कहीं नहीं की है। सिस्टमैटिक वे में कैसे डेवलप करें। कोई बोलेगा थॉट्स पे, अरे पर थॉट्स पे कैसे करें, इतना आसान है कि थॉट के प्रति माइंडफुल होना। सबसे पहले थॉट देखना ही डिफिकल्ट है, फिर थॉट क्या है उसको समझना डिफिकल्ट है, इसको फिर कैसे परसीव करे, इसको नाउन कैसे दे, है ना, कैसे इसको ये करे, वो भी डिफिकल्ट है। तो ऐसा सिस्टमैटिक और वेल स्टेप बाय स्टेप कैसे जाए। एकदम से आप थॉट नहीं देख सकते अगर आपने कभी सीखा ही नहीं है तो, पहले बॉडी प्रोसेस होकर जाना पड़ेगा आपको। तो ऐसा सिस्टमैटिक अरेंज्ड वे किसी ने किए इसमें दिया हुआ नहीं है, सिर्फ बुद्धिस्ट इसमें दिया हुआ धर्म ग्रंथों में। क्योंकि मैं आपसे पूछने वाली थी कि जब ये आपने 4 लेवल्स ऑफ माइंडफुलनेस बताया, डिफरेंट लेवल्स ऑफ माइंडफुलनेस करने के लिए, पर उसमें भी सब स्टेप्स है। हाँ, बॉडी में पर 6 ये लेवल्स है। जाने कैसे? हाँ? क्योंकि ये जाने कैसे, जैसे मुझे आई वांट टू लर्न अबाउट माय पोस्चर, मुझे वो करना है, बट मैं कहाँ जानूं कैसे, मतलब थीक नैथ हन की किताब है, मतलब बेसिकली सेल्फ मुझे किताब से ही करना पड़ेगा, अनलेस एंड अगर अनटिल आपको मैं सीखना है तो सुन वी आर गोइंग टू टेक अ क्लासेस ऑन दैट, और सुन
हम उस पर कैंप्स भी लेने वाले हैं, आप उसमें जरूर ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप कनेक्ट रहना है उस चीज़ से तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वो तो बनते एनीवेज सीरियसली। हम सबको बोलते ही हैं कि आपको फॉलो करें अगर उनको तो ये उसमें हम सब जल्द बता शुरू करने वाले हैं। अभी जैसे चंडीगढ़ में भी हमारे एक डिवोटी है, एक ले पर्सन है, वो बहुत दिनों से हमें बुला रहे हैं कि प्लीज़ लीजिए क्या, पर व्यस्त होने के कारण से, पर जल्दी मे बी एट द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल सून गोइंग टू स्टार्ट टू टीच द हाउ टू डेवलप अ माइंडफुलनेस। ग्रेट। अच्छा, अभी हमने शुरुआत में काफ़ी बात की अबाउट बीइंग अनहैप्पी, डिप्रेशन के बारे में। बुद्धिज्म में डिप्रेशन को कैसे परसीव करते हैं? इज इट इमोशनल सफरिंग? इज इट क्या ये स्पिरिचुअल डिसबैलेंस है? क्या इसको एक डिजीज की तरह, मतलब हाउ हाउ डू वी परसीव इन बुद्धिज्म डिप्रेशन को कैसे देखा नहीं, जाता है? बुद्धिज्म में भी इसको भी कैसा इंटेंसिटी के रूप में देखा जाता है। ओके। इंटेंस जितनी स्ट्रांग होते जाएंगी वो उतना ही डिप्रेस होते जाएगा। पर इसका मूल रूप कहाँ से आता है? इसका मूल आता है यंग इच्छन लभते, कि प्रेम से, इच्छा के बिना पूर्ति के, जो इच्छा मतलब जब व्यक्ति अपने डिजायर से बहुत ही अटैच्ड होता है तो ये सारे कॉजेज बन जाते हैं। मतलब दो चीजें होती है वहां पे, डिजायर और इग्नोरेंस। और डिजायर और इग्नोरेंस के मिले जुले स्वरूप से फिर आपको कई सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, कि डिजायर और इग्नोरेंस मतलब आप डिजायर के प्रति कैसा इग्नोरेंट है और वो इग्नोरेंस फिर कैसे डिजायर डेवलप कर रहा है, फिर उस प्रकार के साइकोलॉजिकल जैसे डिसऑर्डर्स डेवलप विशियस होंगे। लूप साइकिल जिसको जैसे हम कहते हैं। बाइपोलार, अपना बाइपोलार है, फिर अपना स्किज़ोफ्रेनिया है, फिर आपका डिप्रेशन है, फिर मूड डिसऑर्डर्स है। तो ये सारे क्या है? ये सारे आपके इग्नोरेंस और आपके डिजायर के कारण है। कई सारे लोगों को अपने मूड के बारे में अवेयर नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स ज़्यादातर दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं ना साइकोलॉजी में, एक तो मूड डिसऑर्डर होता है और फिर तो उसी प्रकार से तो कई सारे लोग अवेयर नहीं है अपने मूड्स के बारे में, और दूसरी बात इग्नोरेंट है कई सारी चीज़ों को लेके, और यही दोनों मिला जुला कॉम्बिनेशन कैसा डिसऑर्डर डेवलप करती है। जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं, तो क्या इट्स एन इंडिकेशन कि वो बता रहा है कि क्या आप जीवन शायद एक गलत तरीके से जी रहे हो, या कुछ रॉन्ग वे ऑफ लाइफ है? देखिए कैसा हो जाता है, एक तो आज का जो है ना दो तरीके से बढ़ चुका है। सबसे पहले एक ओल्ड कल्चर जिसमें हम हर चीज़ को क्रिटिसाइज करते जा रहे हैं, न्यू कल्चर में जो भी आ रहा है कि ये वेस्टर्न से आया है, ये पब, ये क्लब, ये हर चीज़ हम क्या है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इसके कारण से और क्या हो रहा है, वो चीज़ और बढ़ते जा रही है, और रिपल्शन के कारण और ये होते जा रहा है। और इसी कारण से कैसा है कि फिर यूथ उसकी मात्रा को जानना ही नहीं चाहता, क्योंकि जानते हैं कि लोग इनको क्या समझता है तो पहले से ही मना करते हैं। तो ये जो एक और जो मिसकम्युनिकेशन के कारण से वो लोग उसके डोज को भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर हमें सही मायने में अगर इस बात को समझना होगा कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, चाहे पब हो, क्लब हो, कुछ भी हो, ये बुरा नहीं होता। पर जब इसके डोज के प्रति, इसकी मात्रा के प्रति ज्ञान नहीं होता ना, या फिर जब उसमें इंडल्ज हो जाता है, एडिक्टेड हो जाता है, तब वो बुरा हो जाता है। कई गेम्स भी ऐसे होते हैं जो काफ़ी रिलीफिंग हो सकते हैं, पर वही कि आप उसमें इंडल्ज ना हो, इंडल्ज की मात्रा पे ध्यान रखें, तो कोई भी वे ऑफ लाइफ गलत नहीं होती। वही, मतलब जो एक बहुत फेमस सेइंग है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, एक्सेस तो एक्सेस है। अति से मती जाती है। अति से मती जाती है, क्लियर। अच्छा, अगर जैसे काफ़ी हम लोग कहते हैं कि मुझे पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ या पॉजिटिव रह रही हूँ, क्या इस पॉजिटिव रहने के भी प्रोसेस में कुछ बहुत गलतियाँ करते हैं लोग? गलत बात और सबसे बैड कंसेप्ट को समझा गया तो ये भी एक है पॉजिटिव। हाँ। कांट भी पॉजिटिव, जिसने मतलब अच्छे प्रकार से जिंदगी जिया ही नहीं है, जो आसानी से इम्पेशन होता है, जो आसानी से किसी भी गुस्सा हो जाता है, जो आसानी से किसी को भी हर्ट कर देता है, जिसको इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे शब्द किसी को हर्ट कर सकते हैं, वो कैसे पॉजिटिव रह सकता है? तो पॉजिटिव नहीं रह सकता। पॉजिटिव वो इंसान रह सकता है जहाँ पे वो दूसरों के इंटेंशन के बारे में सोचता है, वो इंसान खुद को चेंज कर सकता है। जिसके इंसान में सिर्फ खुद ही प्रायोरिटी हो, वो इंसान किसी से हर्ट हो जाता है आसानी से। तो इसमें 3 बड़ी मिस्टेक्स क्या होती हैं जो लोग करते हैं जब इफ दे वांट टू डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट, पर ये 3 मिस्टेक्स करते हैं तो वो उसको निगेट करता है इन अ वे? सबसे पहले डिनायल ऑफ अदर्स इमोशंस या अदर्स वैल्यू या फिर फीलिंग्स या अदर्स फीलिंग। जब भी हम किसी और की एग्जिस्टेंस को नकारते हैं, उनके इमोशंस को नकारते हैं, ये एक रीज़न होता है। दूसरी बात जो होता है प्रॉपर जो जो मिसकम्युनिकेशन होता है, उसके कारण से इंसान पॉजिटिव नहीं रह पाता है, क्योंकि वो सुन नहीं पाता है। और तीसरा अगर पॉजिटिव ना रहने का एक जो मुख्य मुख्य कारण है
कि लैक ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिज ओन एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंस। ये 3 बातें। अच्छा एक चीज बताओ, ये ईगो क्यों है सब में? ऐसा क्या अचीव कर लेते हैं लोग कि ईगो बिकम्स सच अ बिग पार्ट उनकी जिंदगी का? ईगो इसलिए होता है कि जब वो दूसरों को देखता है और दूसरों को देखते हुए फिर खुद को वहाँ पर रखना चाहता है, कंपैरिजन, कि मेरे पास ये होना चाहिए, या मेरे पास ये होना चाहिए था, या मैं इसका हकदार हूँ, या ये तो कुछ भी नहीं है मेरे आगे। जहाँ पे वो खुद को, इस मैं को किसी और के साथ कनेक्ट करना चाहता है, वहाँ पे ईगो रहता है। पर ये तो हमेशा ही होगा लाइफ में, कुछ लोग आपसे आगे होंगे, कुछ आपसे पीछे पर होंगे। आप उसके आगे रहना चाहता है। वो जो मैं है ना, इस मैं को किसी और के साथ जोड़ना चाहता है। जब इस मैं को किसी और को, बड़ी एक प्यारी लोक कथा मिलती है, इसे इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल होती है, कि एक जन ने पूछा कि भगवान से पूछा, बुद्ध से, कि भगवान आई वांट हैप्पीनेस। तो बुद्ध ने कहा आई और वांट हटा दो, क्या बच गया? हैप्पीनेस। सो आज जहाँ पे लग गया ना कि ये मेरा, क्योंकि वो जब मैं को देखता है किसी और में, तो वहाँ पे अपने ईगो के कारण से वो कंटेंट नहीं रह पाता है। आई हो कोई बात नहीं है, पर उस वो आय कंपैरेटिव फॉर्म में ना हो, गॉट इट। वो आय एक्सपेक्टेशन फॉर्म में ना हो, वो आय शिकायत के फॉर्म में ना हो। ठीक है, उसके पास है, मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे वो अपने आप को कुछ सुविचार देके कंटेंट फील करा सकता है, या फिर कंटेंट है उसके अच्छे कर्म। अगर धार्मिक है तो ऐसा बोल सकता, भाई उसके कर्मों में है, मेरे कर्मों में नहीं, मुझे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। मुझे अगर नहीं मिला है तो मेरे कर्मों में नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं भी इतने अच्छे कर्म करता हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला। नहीं, मेरे अगर मुझे नहीं मिला है तो मेरे कर्म है ही नहीं, अगर धार्मिक इंसान है। और अगर धार्मिक नहीं है तो उसने इस प्रकार सोचना चाहिए कि एवरीथिंग नीड स्किल्स। चाहे कैसी भी स्किल हो, बुरी स्किल हो, उसको मैं वो स्किल थी इसलिए मिला। अगर मुझे बुरा बनना है तो मैं भी बुरी स्किल लूँ, नहीं तो फिर अगर उसे वो मिला है तो ऑफकोर्स उसके वो एक्शंस उसके रिलेटिव रही होंगी, इसलिए मिली, मेरे में नहीं रही। अच्छा अभी जैसे आपने मेडिटेशन की बात की, मेरे को आपसे ये भी पूछना था कि बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, ठीक है? आजकल मैनिफेस्टेशन तो बहुत बड़ा बज़वर्ड है, और मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहते हैं। तो जब आपने एक तरीके की मेडिटेशन बताई जिसमें आप अपने प्रति, अपने क्लोज वंस के प्रति अपना सर्कल बढ़ाते रहते हैं और इंटेंट उनकी तरफ अच्छी करते हैं, तो मैनिफेस्टेशन में जब हम ये बोलते हैं कि मेरे मेरे को एक बड़ा घर चाहिए लेट्स से, या मेरे परिवार वाले खुश रहें, या ये भी मैनिफेस्टेशन का पार्ट होता है जब हम ये सब एफर्मेशंस करते हैं। तो क्या ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं? देखिए, मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन में इस बात का अंतर है कि मैनिफेस्टेशन इज फोकस्ड माइंड। मेडिटेशन हेल्प कर सकता है आपको फोकस्ड रहने में और पेशेंस दिलाने में। तो जब तक आपके मैनिफेस्टेशन में पेशेंस नहीं होगा और आपका मैनिफेस्टेशन फोकस्ड नहीं होगा, तब तक कुछ समय लगेगा। तो मेडिटेशन इस तरीके से हेल्प कर सकता है, बट मेडिटेशन इज नॉट कंप्लीट वे ऑफ मैनिफेस्टेशन, इट जस्ट हेल्प। वो गुण आप में डेवलप कर देता है पेशेंस और फोकस माइंड के। आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो? देखिए, मतलब मैं डिज़ायर करता हूँ, बाद में अपने आप पूरे हो जाते हैं, उसमें बिलीव करने की ज़रूरत नहीं मैनिफेस्टेशन वगैरह में। हाँ, मुझे लगता है कि यार मेरे साथ भी होना चाहिए, मुझे ही मिलना चाहिए ये बात, और मैं देखता हूँ कि 1 साल में 2 साल में अपने हिसाब से मिल जाता है। मैं डिज़ायर करता है, ऐसा नहीं पढ़ के हो बट यू अभी वर्क होना चाहिए। टुवर्ड्स दैट? द थिंग इज आई नेवर वर्कड फॉर दैट एज अ मंक। आई नेवर लर्न कि भैया मुझे डिज़ायर किसी हालत में पूरा करना है। एज अ मंक व्हाट आई लर्न कि ठीक है, मन तो कर रहा है, ओके, नहीं मिला तो नहीं मिला, पर मेरा मन किया कई सारी बातों को, और मैं देखा कि 1 साल में 2 साल में 3 साल में अपने आप पूरी हो गई। पर उतना पेशेंस होना चाहिए फिर के पेशेंस भाई, मतलब ओके ना, एक में नहीं इफ दूसरे विल में। नेवर गेट ओके, बट आई डिजायर ना, मैंने कभी डिजायर किया और ठीक है, नहीं मिला तो हो गया, और मिला तो भी अच्छी बात। पर जैसे आपने डिज़ायर की बात की, तो मोस्टली एज अ कॉमन मैन जो होता है उसके डिज़ायर बहुत मटीरियलिस्टिक होते हैं कि मुझे, मेरे भी कुछ डिजायर मटेरियलिस्टिक थे। नहीं आई एम श्योर होंगे, एंड मुझे नहीं लगता कुछ गलत है उसमें, क्योंकि आपको वो खुशी देता होगा, वो एक जीने का मिलती है। तरीका है। पर यही मेरा सवाल भी यही है कि ऑब्वियसली मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होते हैं, जैसे घर मिल जाए, गाड़ी हो जाए, बच्चों को अच्छा पर स्कूल जल्दी मिल हो जाए। जाए, प्रॉब्लम ये है। फिर वो कर्जा लेके करेगा। जो घर जल्दी बनाएंगे वो कर्जों तले दब गए। अगर आप चाहते हैं कि सुख के साथ वो पूरा हो और उसके आने से कोई दुख ना हो, तो फिर पेशेंस रखिए, अपने आप आ जाएगा।
मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे जिन्होंने घर कर्जा ले लेके बनाया, वही पछता रहे हैं। तो उसमें खुशी नहीं है ना फिर। मिल तो क्या, पर खुशी नहीं है उसके बाद। मैंने वही कहा ना कि आपको कॉन्सिक्वेंस समझना उस डिजायर के, कि डिसबेनिफिट्स क्या है, वो है। शादी कर लिया उन्होंने, कॉन्सिक्वेंस घाई घाई में, लव मैरिज 2 साल में कर लेते हैं, बाद में कुछ देख भोग रहे हैं अभी। पर क्या मैंने ही भोगी कुछ। पर क्या मैं तो कहता हूँ कुछ बातें कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए जल्दी। घर, प्रेम और एजुकेशन, इन 3 बातों में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। समय देना चाहिए। बिल्कुल समय देना चाहिए। ट्रू। पर इज इट रॉन्ग कि जब लोग मटेरियलिस्टिक डिजायर करते हैं या मटेरियलिस्टिक मैनिफेस्ट करते हैं कुछ, मतलब एक ना थोड़ा सोसाइटल जैसे प्रेशर है कि मैनिफेस्ट करना है, तो मतलब ये वेल्थ की चीजें जरूरत है, मेरे स्टेटस के लिए जरूरत है, कोई अपनी हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करना भूल गए हैं लोग। यू नो, आई थिंक दैट्स द देखो, प्रॉब्लम। जिसको जो चीज नहीं मिली वो हमेशा उसे ख्वाहिश करता है। पर मैंने वही कहा ना कि डिजायर कॉन्सिक्वेंस को देखो, जिनको मिल चुका है वो क्या कर रहे हैं एक बार देखो। वो एक आजकल एक बड़ी रील बड़ी फेमस हो रही है कि पैसे से सब कुछ आ जाता है, फिर उसके बाद रेखा जी की फोटो आ रही है, सलमान जी की फोटो आ रही है। तो आप देख रहे हैं, दे आर रिच, दे आर पावरफुल, दे हैव अ फेम, Successful दे आर है। ब्यूटीफुल। हाँ। रेखा इज ब्यूटीफुल स्टिल, एट दिस एज शी इज ब्यूटीफुल। Of course. सलमान वाज ब्यूटीफुल एंड स्टिल ब्यूटीफुल। सलमान के पास पावर है, डोमिनेंस है, हाँ। ठीक है, फेम है, सलमान फेम तो भैया शाहरुख की कंपैरिजन में, जहाँ पे शाहरुख वर्ल्ड फेमस है वहाँ पे आप बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। पर कहाँ खुश है। सलमान हैज अ लॉट ऑफ डिजीजेस है हेल्थ उनको, प्रॉब्लम्स मैं हैं। उनको निंदा नहीं करा, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। Sure. रेखा जी देखिए, रेखा जी ने भी अपने कपिल के शो, मतलब कई जगहों पे उन्होंने वो डिससैटिस्फैक्शन कई सारे रियलिटी शो में बताया है कि वो है। लेकिन जया बहादुरी, उनका भी एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें भी वो उन्होंने किया कि मैं अब उनके मुंह से सुनना नहीं चाहते, अमिताभ बच्चन जी के मुंह से। तो ये हो जाता है कि जिनके पास है उनको जरा देख लीजिए तो समझ जाएंगे क्या डिजायर करना है। मतलब मेरी भी पहले जब नया यंग था तो कुछ और डिजायर थे, और आज जब 10 साल हो चुके हैं मन खुलने के बाद, तो डिजायर कंप्लीटली अपोजिट। और मेरी लाइफ का ये मुझे बड़ा अलग लगता है कि मैं जिस फील्ड में रहा उससे हमेशा अपोजिट में डिजायर हुए हैं, क्योंकि मैं शायद से वो चीज एक्सपीरियंस कर लिया। तो पर ऐसा क्यों है कि जो मतलब कहते हैं ना कि आप एक पहाड़ी चढ़ रहे हैं और इतने मेहनत से पहाड़ी चढ़ रहे हैं, और पहाड़ी चढ़ने का पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार मैं क्यों आया इस चीज के लिए। True. आप अकेले बैठ गए इतनी बड़ी सीनरी में और कोई आपके साथ नहीं है, ना एक कप चाय है, ना कुछ किसी का हाथ है पकड़ने के लिए, तो आज ये मेरा डिजायर नहीं है, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग। सो दिस इज हाउ आर थिंग्स। पर ऐसा क्यों होता है कि जो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं या बहुत पैसा कमा लेते हैं, सक्सेस, नहीं, लेट मी से दैट कि बहुत पैसा कमा लेते हैं, वो ही फिर बोलते हैं कि पैसे की जरूरत नहीं होती लाइफ में। क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीजें निगलेक्ट करनी पड़ी, कई सारी चीजों को नजरअंदाज करके वहां पाना पड़ा, और वहां पे अकेले आए वो। इसलिए अकेला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता, संसार में है तो वी आर सोशल बीइंग। इसलिए मंक्स, एक सन्यासी की बहुत प्यारी डेफिनेशन मिलती है, मैंने कहीं पढ़ा था, द सिविल डेथ ऑफ अ पर्सन। जब एक सिविल डेथ कही जाती है तब जाके उसको सन्यासी बोल सकते हैं। पर इफ यू आर संसारिक इंसान, अकेला चलने की कोशिश मत करो, सब कुछ छोड़ दो एक बार का, पर अकेला मत चलो। अच्छा, अगर कोई अभी लाइफ के ऐसे स्टेज पर है जिसमें वो काफ़ी होपलेस फील कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि यार मेरा कुछ नहीं होगा, तो ऐसे इफ़ आई आस्क यू कि क्या 3 स्टेप्स या क्या 3-4 चीज़ें हैं जो उनको अभी करनी चाहिए या सोचनी चाहिए या अपनी लाइफ में डालनी चाहिए, जिससे वो माइंडसेट चेंज शिफ्ट शुरू हो सके? रिमेंबर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट इन योर लाइफ। कि आपको किस तरह का पर्सन चाहिए अपने ज़िंदगी में, और उसके लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं, कितना कुछ करना चाहते हैं। दूसरी बात, कोई अच्छी नॉवेल पढ़ लीजिए, कुछ अच्छा पढ़ो, बेसिकली। बेस्ट नॉवेल पढ़ो या कोई अच्छी कविता पढ़ लो। और तीसरी बात, बट ये आप क्यों कह रहे हो? क्या इससे एक माइंड को सिग्नल जाता है कि देयर इज होप, या इट चेंजेस योर मूड? क्या मतलब, क्यों ये जब आप कह रहे हो अच्छी कविता या नॉवेल? अंडरस्टैंडिंग आती है, और भी डायमेंशन देखने की क्षमता आ जाती है कि ये भी है एक, ठीक है ना। क्योंकि रीडिंग बहुत इफेक्ट डालती है, क्योंकि रीडिंग के वक्त आप फोकस रह पाते हैं, काम रह पाते हैं, विदाउट काम हो के आप पढ़ नहीं सकते। तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन या बोल सकते हैं, माइंडफुलनेस बोल सकते हैं। और तीसरा,
उस इंसान के साथ बैठिए जिसके पास बैठ के आपको सुख मिलता है, आइदर इट्स योर मदर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी। ये 3 काम कीजिए। इससे आपको लगता है कि माइंड एक एक डिफरेंट डायमेंशन। एक सबसे पहले किसी साथ रहना आपको फील कराएगा कि मैं अभी भी रिलेवेंट हूँ, मुझे कोई चाहता है। पर इट्स नॉट, इट विल नॉट वर्क फॉर द डिप्रेशन, दोज वर साइकोलॉजिकल इश्यूज, डिसऑर्डर्स, उनके लिए वर्क नहीं करेगा। एक तो आपको रिलेवेंस फील होगा, रिलेवेंस फील होना बहुत ज़रूरी है, कनेक्टेड फील होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको होप देगा पढ़ना। और तीसरी बात कि ज़िंदगी में भी कोई है जिसके लिए मुझे जीना है। ये तीनों बातें आपकी लाइफ में उस चीज़ के कारण फील होंगी आपको। एंड जब किसी को बहुत गुस्सा आ रहा हो तो पहले 10 मिनट का कोई ऐसे कोई मंत्र है जिससे आप एकदम कूल डाउन हो सको? जैसे बहुत लोग कहते हैं काउंट करो 1 to 5 अपने दिमाग में, इट्स वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। जब गुस्सा आ रहा है तो रूम से निकल जाओ, अगर इस रूम में कोई है तो आपके जिस पे गुस्सा आ रहा है। बेसिकली फिलहाल छोड़ दो उस चीज़ को। हाँ। छोड़ो मत, अच्छा। 10 मिनट के लिए बाहर निकल जाओ, और जैसे रिलैक्स हो गया तुरंत आओ और फिर वो सारी भड़ास निकालो शब्दों से, प्रेम भरे शब्दों में बताओ कि ये मुझे चुभी, ये बात नहीं चलेंगी। पर डोंट सप्रेस, डोंट रिप्रेस योर इमोशन। जो शिकायतें हैं वो बोलो, पर शिकायतों में दोष मत डालो। तो आप कह रहे हो पॉज फॉर सम मिनट्स, पॉज फॉर सम टाइम। और वहाँ पे मत रहो, बाहर चले जाओ। एक मंक से, स्पेशली एक बुद्धिस्ट मंक से क्या टीचिंग्स मिल सकती हैं उनके हाव भाव, उनकी डेली रूटीन को देखकर एक इंसान की मेंटल स्टेबिलिटी के लिए? ही नोज, मंक नोज इफ यू विल अटैच विद समवन, या किसी को भी अच्छा समझ रहा है वो हमेशा से अच्छा रहेगा। पर जब भी उसके मन में गुस्सा आएगा, लोभ आएगा, तो उसका नुकसान करेगा। ये एक्सपेक्टेशन, ये रियलिटी को लेके मेरा चलता है किसी भी रिलेशनशिप में। जिस चीज़ से आज उसे बहुत सुख मिल रहा है, यानी वो हनीमून पीरियड में कभी नहीं रहता है, या वो हनीमून एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलता किसी भी रिलेशनशिप को लेके। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो हमेशा जानता है एट द एंड गलती मेरी भी थी। ये एक मन की बहुत अच्छी बात होती है कि हमेशा जानता है कि गलती मेरी भी है, इसलिए वो कभी किसी रिश्ते से एकदम निराश नहीं हो जाता है। किसी भी कहते हैं ना, आज ज़माना आज लोग बहुत निराश हो रहे हैं ना कि ज़माना अच्छा नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं, कोई अपना नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। ये मंक्स नहीं, वो शब्दों में बोल सकता है पर अंदर अंदर से हमेशा जानता है ये शब्द गलत है, कि कभी कोई किसी का अपना, चाहे कलयुग हो या सतयुग हो, हमेशा आपके अपने रहेंगे, उन्हें कभी छीना नहीं जा सकता बस। और सबसे अच्छी बात, ही बिलीव्स इन द कर्मा। He believes neither Buddha nor anyone else can help him. Only his karma will help him to cross the river of suffering. तो ये सबसे अच्छी बात होती है। और चौथी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि वो जानता है ना एस्ट्रोलॉजी, ना टैरो कार्ड, ना हाथ की रेखा, ना न्यूमरोलॉजी, ना न्यूमरोलॉजी। कोई कितना भी कुछ क्यों ना बताए, उस एट देन उसे खुद को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये सिर्फ उसको डिपेंडेंट बनाएंगे। और पांचवी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि बुद्ध पे श्रद्धा इनकी बुद्ध के शक्ति के कारण नहीं हुई है, बुद्ध के ज्ञान के कारण हुई है। सबसे सुंदर बात है मंक की, क्यों बुद्ध को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि बुद्ध का ज्ञान उन्हें पहले अच्छा लगा, और ज्ञान के कारण उन्हें बुद्ध पसंद आया। तो ये 5 बात है। तो अभी जैसे आपने कर्म कहा, तो हम लोग अपने कर्म के प्रति इतने लाइटली क्यों है? मतलब लोग सोचते ही नहीं कि ये, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया, उनको बताया ही नहीं गया। वैसे प्रवचन देते क्या है, मैंने कहा ना कि हिंदुज़म में सबसे बड़ी गलती ये हो गई है कि हिंदुज़म में जो नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल पीपल की, उनको कर्म कांड के साथ जोड़ दिया गया है। उनको लगता है ये करके ठीक हो जाएगा, तो फिर कर्म क्यों सोचे? वो करके, यज्ञ करके, हवन करके, पूजा करके, है ना, ये भक्ति करके, वो जाप करके, ये जाप करके ठीक हो जाएगा, सुरक्षा मिल जाएंगी, तो आप क्यों कर्म के बारे में सोचेंगे? भले ही आपने किसी से कुछ भी बोला होगा, आप ऐसा जाप करेंगे, वैसा जाप करेंगे, ठीक हो जाएंगे, पर बुद्धिज़्म में वैसा नहीं है। बुद्धिज़्म के जो पीपल्स होते हैं वो बहुत कर्मा पे ध्यान देते हैं। तो बेसिकली हम ये नहीं समझते कि ये ऐसा नहीं कि उनको बताया नहीं गया, पर क्या ये समझाया नहीं गया, हम उनको डाइवर्ट कर दिया, किसी और चीज़ में इन्वॉल्व कर दिया गया। जब पर हम इंसान, सोचते हैं कि ये बैलेंस आउट हो जाएगा कि मैंने यहाँ बुरा बोल दिया, कोई बात नहीं, अगले दिन मैं मंदिर में तो जा ही रही हूँ, तो ये सॉर्ट ऑफ बैलेंस हो जाएगा मेरा, व्हिच डजंट बुद्धिज़्म में हैपन। बैलेंस नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। आपने कंपैरिजन की जैसे बात की, प्रैक्टिकली इंसान कैसे कंपैरिजन को अपने दिमाग से निकाल सकता है, या कैसे कंपेयर करना छोड़ सकता है? सेल्फ वर्थ डेवलप करके,
जब अपनी सेल्फ वर्थ अच्छी डेवलप करेंगे खुद में, तभी वो कंपैरिजन से दूर हो पाएगा। एंड हाउ डू यू डू दैट? सेल्फ वर्थ मतलब कैसे करे इंसान? सेल्फ अवेयरनेस कि वेयर आई फील कंटेंट एंड वेयर आई फील डिसकंटेंट, हाउ आई एम फीलिंग एट दिस मोमेंट एंड वाई आई एम फीलिंग एट दिस मोमेंट, हाउ एंड वाई। जब उनका स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो अपने डिज़ायर्स को हटाना शुरू करते हैं, क्योंकि उनका डिज़ायर है उसके साथ। पर जब उनको पता है ये डिज़ायर खोखला है, ये डिज़ायर के जो इंटेंशंस है वो किसी और से कनेक्टेड कर रहे हैं, इस डिज़ायर के इंटेंशंस मेरी हैप्पीनेस को किसी और पर डिपेंडेंट कर रहे हैं, वो समझ जाते हैं। तो जब सफरिंग होती है आसपास या अपनी लाइफ में ही, एवरीवन गोज थ्रू बैड फेजेस होते हैं ये सबकी लाइफ में, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े विचलित हो जाते हैं। पर क्या ये सफरिंग ज़रूरी है? क्योंकि ये आपको शायद लाइफ लेसन्स देती है, विजडम देती है। देखिए, सफरिंग को देखना ज़रूरी है। सफरिंग ज़रूरी है मैं ये नहीं कहूँगा, है ना, पर सफरिंग देखना ज़रूरी है। कभी आप किसी फुटपाथ से जाते तो किसी को बैठा हुआ देखिए, कुछ लोग कितने अलग ही विचारों में गुम होते हैं, उनकी आंखें बयां कर रही होती है। मुझे वो सफरिंग नहीं है, पर मुझे फील कर रहा है कि ह्यूमन लाइफ इज़ हाउ इट इज़। कोई बच्चे को देखिए वो कैसा ज़िंदगी जी रहा है, भीख मांग मांग के, किसी और पर डिपेंड है, मैं कहाँ पे हूँ। ये बात बहुत ज़रूरी है देखना, सफरिंग देखना ज़रूरी है। हाय आई या ना, ये बात की बात है। नहीं, पर क्या हम ये समझते हैं देख के, जब तक खुद पे नहीं बीतती कुछ तरीके से, तब तक वो बंदा उसको रियलाइज ही नहीं कर पाता है आजकल। इसलिए उसको रखना आना चाहिए खुद को कि मुझे ये सब नहीं करना पड़ रहा है। जब वहाँ पे देखा कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, थैंक गॉड, वो रीज़न जानना चाहेंगे फिर मैं यहाँ नहीं हूँ। वो पता लगेगा कि लाइफ पूरी कोइंसिडेंस है, ये लाइफ पूरी लक पे चल रही है मेरी। देन हिल समझेगा, देन हिल मूव टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। पर क्या ये जो मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी है, मॉडर्न कह रही हूँ क्योंकि आज के टाइम की जैसे लोग स्पिरिचुअलिटी परसीव कर रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन की जगह ज़्यादा ट्रेंड की तरह देख किसी के रहे लिए हैं? फैशन है, कुछ ब्रेसलेट्स पहन लेना हाथों में, कुछ मालाएं गले में लगा लेना, है ना, वो उन कुछ लोगों के लिए फैशन है। पर मैं बता दूँ, जो स्पिरिचुअल होगा वो कभी ना कभी धार्मिक होगा छूँगा, कितना भी बोल ले कि मेरी स्पिरिचुअलिटी है। आजकल बहुत ये हो गया कि स्पिरिचुअल 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 नॉट रिलीजन। स्पिरिचुअल है तो कल जाके वो किसी ना किसी रिलीजन में ही होगा। वो आज भले ही वो यूनिवर्सल मान रहा है, पर कभी ना कल जाके कोई ना कोई रिलीजन से बंध ही जाएगा, बट व्हाई डू यू से दिस? क्योंकि विदाउट रिलीजन स्पिरिचुअलिटी वर्क ही नहीं कर सकती। इज इट? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बस एक फीलिंग है और रिलीजन एक सिस्टम है जहाँ पे उसकी फीलिंग सस्टेन कर सकती है। कौन है आज तक बताइए, कौन है स्पिरिचुअल पूर्ण रूप से? कोई नहीं है। हर कोई किसी ना किसी फिलोसॉफी से वो अपने अपने स्पिरिचुअलिटी को रिलेवेंट बना ही रहा है, किसी रीजन की फिलोसॉफी से। अच्छा, ये जो पावर वॉर्स हैं, चाहे अभी हम नेशंस में देख रहे हैं, गल्फ वॉर हो रही है वहाँ पे, चाहे हम वो पावर वॉर अपनी लाइफ में देखते हैं इन आर सिस्टम्स एंड जैसे हम जी रहे हैं, ये पावर हंगर को हम कैसे कम कर सकते हैं या कैसे उससे एग्जिट कर सकते हैं? बिकॉज ये, आई नो सेल्फ अवेयरनेस कैन बी आंसर फॉर एवरीथिंग, बट ये होता नहीं है बिकॉज एवरीबडी वांट्स। व्हेन आप जैसी पोजीशन पे है और जैसे लोगों से घर घिरे हैं, वहाँ पे आप ये सब बातें नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी पावर मेंटेन रखनी है, वो सब बातें मेंटेन रखनी है, तो आप वहाँ पे ये सब नहीं कर सकते। पर जो पावर हंग्री हैं वो तो लड़ रहे हैं, वो पावर हंग्री थे इसलिए उस पोजीशन तक गए, और अभी अपनी पावर को मेंटेन, इसलिए उस पोजीशन को प्राप्त करना, उस पोजीशन किसी को सौंपना, दोनों में अंतर होता है। पर अगर आप पावर नहीं अपनी मैंने क्या डालोगे कि आप उस पावर को सौंपना और उस पावर को हासिल करना, इन दोनों व्यक्ति में अलग होता है। तो थोड़ा इसमें आप एक्सप्लेन करोगे? फॉर एग्जाम्पल, देखिए, हम जब चुन के लाते हैं तो किसी इंसान को चुन के लाया गया है, ये अलग बात है। कोई इंसान चुन के आना चाहता है, ये बात अलग है। ओके। जो इंसान चुन के आना चाहता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, वो रहना चाहता है, वो इंसान को कभी सिखाया नहीं जा सकता वो अपनी पावर मेंटेन करने के लिए। पर जो लोग उसे चुन के देते हैं, एक होता है ना पूजनीय पद, जब पूजनीय पद लोगों द्वारा मिलता है उसको, तो वो उसका गरिमा रखता है। जो खुद दिखाना चाहता है कि मेरे पास ये, वो कभी नहीं समझ सकता। कोई वर्ल्ड लीडर जिनको आप इन दो कैटेगरीज में डाल सको? वर्ल्ड लीडर जिनको इन दो कैटेगरी में जिनको डाल लोगों सकता ने चुना हो और एक जो जो खुद अपने आप को उस पद तक। खामेनाई। सॉरी, जस्ट रिपीट अगेन। खामेनाई, खामेनी। उनका रेजिम जिस प्रकार से अभी उन्होंने जब मतलब जो दिख रहा है, जो स्ट्रॉन्ग, जो युवा से टक्कर ले रहा है, खामेनाई आप बोल सकते हैं।
तो वो आप उनको किस कैटेगरी में डाल रहे हो, लोगों के चुनने वाली कैटेगरी? लोगों, तो वो सिर्फ पावर का नहीं रहेगा, वो पीपल के लिए रहेगा, खमेनाई का। इसके अलावा आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और आप देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री में मनमोहन सिंह, बेस्ट एग्जाम्पल मनमोहन सिंह। इंडियन पॉलिटिक्स में मनमोहन सिंह वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही वॉज नेवर वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ही जस्ट वॉन्ट द राइट्स। मतलब अगर मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कोई है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मोर बेटर ऑप्शन देन अदर्स। दूसरे बेस्ट अच्छे ऑप्शन हो सकते थे आपके सुभाष चंद्र बोस, अपने वल्लभ भाई पटेल, ये बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते। और जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें जो पावर हंग्री के लिए कुछ भी कर सकता है, इसमें तो आई थिंक मुझे आप लगता है बहुत सारे लीडर्स डाल सकते हो। मिस्टर मोदी, डोनाल्ड ट्रम्प, पुतिन को मैं इनसे कम मानूंगा, इन दोनों से। अच्छा। हाँ, जिनपिंग ऑफ कोर्स को भी इनसे कम मानूंगा। अच्छा। मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प से कम मानूंगा मैं। हालांकि मैं बहुत ट्रोल होऊंगा इस पे, बट दिस हाउ आई थॉट। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा पर्सेप्शन गलत भी, आई एम नॉट अ मंक जो पॉलिटिकल, मतलब एज अ मंक मुझे पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, बट दिस इज हाउ आई सी स्पिरिचुअली, दिस माय स्पिरिचुअल लुकआउट। और हो सकता है कि ये मटेरियलिस्टिकली पूरा गलत हो, बट दिस इज हाउ आई एम परसीविंग देम। तो मोदी जी और ट्रम्प में आपको लगता है बहुत सिमिलैरिटीज हैं? मोदी जी और ट्रम्प में सिमिलैरिटीज कुछ बातों में है। जैसे? एक बोलने वाला, एक चुप रहने वाला है इंटरनेशनली। और दोनों कुछ खास बात, दोनों की जो क्रिया है, दोनों की क्रिया में समान भाव है। एक वो बोल रहा है छिपाने के लिए, एक चुप है छिपाने के लिए। पर जो वो है रूट कॉज है या प्रॉब्लम, वो दोनों सेम तरीके से एड्रेस करते हैं। एड्रेस अलग तरीके से कर रहे हाँ, हैं, एड्रेस पर अलग। कॉज जो है वो दोनों का क्या है, समान है। पर इनमें मानना पड़ेगा कि मुझे बहुत ट्रोल होने वाला हूँ, मैं बहुत ट्रोल होने वाला हूँ। मोदी फैन, मैंने मोदी जी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला है, दिस इज हाउ आई फील। मैंने कुछ एकदम व्यक्तिगत रूप से उनसे कुछ गलत नहीं बोला, जस्ट एक ऑथोरिटेरियन की तरफ पे आप बोल सकते हैं कि लीडर्स, जस्ट माय चॉइस। तो मैं भी सोचूं मैं इसमें और पूछूं आपसे ज्यादा सवाल कि नहीं पूछूं, क्योंकि अभी की सिचुएशन जो है, आप एज अ, अभी की सिचुएशन में कई जगहों पे मुझे लगता है, बट मैं गलत हो सकता हूँ कि आई डोंट नो द डिप्लोमेसी हाउ इट वर्क्स, पर एक जो इंडिया जो कि स्ट्रांग है, और इसके जो पास में जो लीडर्स हो चुके हैं उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है, विपक्ष का भी योगदान रहा है, और उस समय की बैठी हुई सरकार में भी का भी योगदान रहा कि आज इंडिया बहुत अच्छे स्ट्रांग पोजीशन में है। पर इंडिया को और स्ट्रांग स्टैंड लेना मुझे लगता है लेना चाहिए कई सारी बातों में, क्योंकि जिस प्रकार से होना, मतलब लगता है कि मुझे और स्ट्रांग स्टैंड होना चाहिए कि जिस प्रकार से चीन, अमेरिका, रशिया की बातें की जाती है, वैसी बातें इंडिया की नहीं की जाती है। क्या मैं सही हूँ? नहीं, आप सही हो, पर वो चीज़ बदली भी है, ये नैरेटिव थोड़ा बदला भी है। पहले तो इंडिया को सराहा ही नहीं जाता था, पर अब आप अगर देखो, इंडिया एटलीस्ट को कभी भी मिलिट्री पावर में सराहा नहीं जा रहा है। आप देखिए, जब बाहर देशों में विजिट किए जाते हैं तो हमें मिलिट्री पावर दिखाई जाती है, हमारे यहाँ पे नाच गाना दिखाया जाता है। एंटरटेन करा रहे हैं क्या आप? एंटरटेनमेंट नहीं, उनको बताइए। सम्राट अशोक की ये बात बहुत अच्छी थी कि वो अपनी बॉर्डर की पावर उन्होंने कभी कम नहीं होने दी, उन्होंने हमेशा देखा है कि ये पावर है ना। तो वो मुझे गलत लगता। पर क्या ये एक तरीका हो सकता है कि हम दिखा के नहीं कहना चाहते, जैसे आपने कहा वो बोलते नहीं है, बट सबको पता है कि पावर है पीछे? ऐसा नहीं बोल सकते आप। लोगों के रिएक्शन, कमांड्स, वो सब बताते हैं कि लोग आपको कैसा मानते हैं, कैसे देखते हैं। जब आपकी छोटे छोटे कंट्रियाँ जितना आपको, छोटे छोटे से जो नेशंस है वही जितना लाइटली ले रहे हैं, आपके जो पड़ोसी है वो इतना गुर्रा रहे हैं, तो फिर दूर की बात क्या? दूर का इंसान तो अच्छा ही मानेगा ना। जो करीब का है वही नहीं डर रहा है आपसे। आप चाहे नेपाल में भी जो चुन क्या है उनका बयान देखिए, पाकिस्तान का, चलो पाकिस्तान में छोड़ ही दो, पर बांग्लादेश के बयान देखिए, और कई सारे जो पड़ोस के है, आस पड़ोस के, उनके बयानों में ही नहीं आ पा रहा है ना। जब आपके अभी जो डिप्लोमेसी की जो मीटिंग्स होती है उसमें अमेरिका इतने बेबाक आपके नेशन में बोल रहा है, कहाँ गए डिप्लोमेसी के रूल्स, जो शब्दों के रूल्स आने चाहिए। चाइना के मिनिस्टर साफ साफ बोल पा रहे हैं आसाम मिजोरम के बारे में, तो फिर कहा तो दूसरों को पावर दिखा के क्या फायदा है? और अभी तो साफ साफ दिख रहा है कि वर्ल्ड में जो अच्छे फ्रेंड्स थे,
ईरान के जो अच्छे फ्रेंड्स थे वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे, नाटो नेशन जो थे वो यूक्रेन को प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर पाए, और इसके अलावा कहाँ पे आप देखिए ना, तो फायदा क्या है? चलो आई थिंक ये तो एक अलग ही मुद्दा और एक अलग अलग ही मुद्दा, और वो डिबेट मेरा है। स्पेशलिस्ट भी नहीं है। हाँ। मैं तो एक नॉर्मल लोकल पर्सन हूँ जो कि कई सारी बातें गलत बोल रहा है इसमें। तो इसमें की टेक अवे ये हो सकता है कि इफ यू वांट टू बी हैप्पी तो अपने रिलेशनशिप्स को एक हमेशा मेंटेन रखने की कोशिश प्राथमिकता दो और उसको मेंटेन करके रखो, चाहे लाइफ में आप किसी भी दौर से गुजर रहे हो। आज का एक दौर है कि आपको हर मुकाम पे आपको पार्टनर मिल जाएंगे। आप चाहे 40 साल की उम्र में हो, 50 साल की उम्र में आपको पार्टनर मिल जाएगा, पर बॉन्ड, फिर उसको बॉन्ड के लिए समय लगता है 2-3 साल, 3-4 साल, बिल्कुल। और कब तक चेंज करते रहेंगे। ये एक मैंने टेंडेंसी हटा दिया कि ये नहीं मिला। दूसरा, कई सारे मैंने स्टार्स को या जिनका ब्रेकअप हुआ है, जो मूव ऑन कर चुके, मैंने ऐसे लोगों को बोलते देखा है कि यार आज का कोई किसी का नहीं होता है, या फिर यार मिल जाता है यार, इतना इन्वॉल्व मत होइए, अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटीज़ दीजिए। अरे अच्छे से अच्छे इंसान के साथ मेंटल हेल्थ बिगड़ती ही है। तभी वो कहते हैं ना, सबसे अच्छी दोस्तियां शायद स्कूल कॉलेज में बनती, क्योंकि वो बॉन्ड डेवलप होता है आपका इतने सालों का। एंड तो ऑन दैट नोट मैं यही कहूँगी कि आई थिंक बहुत ही इंफॉर्मेटिव से ज़्यादा बहुत ही इनलाइटनिंग और इंटरेस्टिंग एपिसोड था ये, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ये लाइफ में असर करती हैं और हम इनको नज़रअंदाज कर देते हैं, या हमें पता ही नहीं होता कि हम सही तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो शायद ये एक डायरेक्शन देगा हमको आगे चल के लाइफ में, जब ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी और यही बातें फिर हमारे जब मन में आएंगी या दिमाग में आएंगी, तो शायद हम सिचुएशंस को बेटर तरीके से हैंडल करेंगे। मैं ये चाहूँगी कि आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको कौन सी 2 लर्निंग्स इस एपिसोड में मिली जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, जो आप लाइफ में यूज़ करोगे, उसको एज अ अपना कहते हैं ना कि अपना इनकलकेट करके आगे चलोगे, ताकि हमें भी समझ आए कि ये आपको कितना हेल्पफुल रहा एपिसोड। क्योंकि ये एपिसोड का पर्पस यही था कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनके थोड़े से हल निकाल सके और उनके पीछे के मतलब ढूंढ सके। इस एपिसोड को प्लीज़ जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सको करो, क्योंकि ये सबके लिए है और सबके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। आप बंते जी को फॉलो कर सकते हैं, उनका नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आपको और ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें सुनना पसंद है। डू सब्सक्राइब द चैनल, तभी हम ऐसे लोगों को बार बार बुला पाएंगे और आपको ये इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।